ऑनर ऑफ इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। आज एक अहम मसले पे आपके सामने बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और अहम मसले पे हम चर्चा करें उससे पहले सभी दर्शकों को एक विजुअल दिखाना चाहेंगे। सभी दर्शक एक विजुअल देखें, इसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। यहाँ पर एक पूरा बोर्ड लगा हुआ था और वो पीतल का और कांसे का बोर्ड था। अब आप देख सकते हैं इसके स्क्रू, इधर लाइए करीब, ये पूरा का पूरा यहाँ पर गायब कर दिया गया है। यहाँ पर स्क्रू लगा था, ये स्क्रू से ये यहाँ पर ये कसा हुआ था ये। और ये कौन लोग हैं जो हमारे बहुजन संस्कृति का जो आपका इतिहास को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। और यहाँ से दोनों तरफ जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है वो गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये ज्योतिबा फुले साहब की स्टैचू है और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पट्टिका ये पूरी गायब कर दी गई है। ये देखिए काटी गई है, बकायदा आरी से काटी गई है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा ये रेती से काटी गई है, बकायदा आरी से इसको काटा गया है। आप देख सकते हैं इसको, मेरे हमारी उंगली का निशान देख करके ये पूरा है। इस तरह से बहुजन का जो हमारा स्तंभ बनाया था वो मिटाया जा रहा है। ये देखिए चारों तरफ से पूरी की पूरी पट्टिकाएं गायब की गई हैं, काट काट के निकाला गया है। छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू है, लेकिन आप देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। यहाँ से अभी नेम प्लेट और जो इंफॉर्मेशन प्लेट थी उनका जो इतिहास लिखा हुआ था वो मिटा दिया गया है। ये तथागत गौतम बुद्ध की स्टैच्यू है और इनकी जानकारी देने वाला यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा था और ये आज इंफॉर्मेशन बोर्ड गायब है। ये मेरे आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर, देखिए बिल्कुल अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेरी उंगली है ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दो सुराख है, यहाँ से ये इतिहास मिटा दिया गया है। तो साथियों आप ये देख रहे हैं एक विजुअल है, ये परिवर्तन चौक लखनऊ का, जहां परिवर्तन चौक बनाया गया था और बहुजन समाज को ध्यान में रख करके बहुजन समाज के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी उनके स्टेचू लगाए गए थे और स्टेचू में उनके जो संघर्ष थे, संघर्षों की गाथा लिखी गई थी। इधर एक हफ्ते के दरमियान नया डेवलपमेंट हुआ है, नए भारत की शुरुआत हुई है, नया डेवलपमेंट हुआ। नए भारत की शुरुआत क्या कहती है? नए भारत की शुरुआत ये कहती है कि जो बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं उनके क्या क्या गाथाएं रही हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया है, उस आधार पे शिलापट लगाए गए थे। तथागत गौतम बुद्ध के शिलापट थे, ज्योतिबा फूले के शिलापट थे, सावित्रीबाई फूले के शिलापट थे, डॉक्टर अंबेडकर के शिलापट थे, जिसमें सारे उनके संघर्षों को ध्यान में रख करके और खास तौर से ये कोट किया गया था कि मेरा दर्शन मेरा संघर्ष ही मेरा दर्शन है। और आज पूरी तरह से परिवर्तन चौक से वो सारे के सारे शिलापट हटा दिए गए हैं। कौन हटाया, क्यों करके हटाने की कोशिश की गई है, इसी बात पे चर्चा करेंगे। जरूरत किस बात की है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बहुत सारे इस तरह के महापुरुषों की जो बेगम हजरत महल पार्क के सामने ठीक परिवर्तन चौक बनाया गया है। ये मान्यवर कांशीराम जी जब पहली बार सरकार बनी थी, 95 में सरकार बनी थी, तो ये कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे उन्होंने स्टार्ट किया था और वो पायलट प्रोजेक्ट ये था कि महापुरुषों के नाम से परिवर्तन चौक बनाया गया और उसका नाम परिवर्तन चौक रखा गया क्योंकि वो मुश्किल 6 महीने की ही सरकार थी। उस समय 3 जून 1995 को एक सरकार बनी थी और उसी में ये काम किए गए थे। तो क्या ये नई परिपाटी शुरू हो गई है
कि जो भी काम किए जाएंगे उन कार्यों को ध्वस्त करके महापुरुषों को भुलाने की कोशिश की जाएगी? क्या जिन कार्यों को शुरू किए जाने के बाद जिन महापुरुषों ने संविधान लिखा और बड़े खास तौर से जो आज विधवा विवाह का बड़ा नाम आता है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की, जबकि असलियत ये है, इतिहास इसी बात की गवाही देता है कि वो जो विधवा का पुनर्विवाह था वो ज्योतिबा फूले जी के प्रयास से शुरू किया गया था। ज्योतिबा फूले जी ही थे जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा में जोर देने की कोशिश की, शिक्षा के लिए प्रयास किया और शिक्षित भी लोगों को किया, और शिक्षित करने के लिए अपनी पत्नी को ही, सावित्री बाई फूले को सबसे पहले पढ़ाया लिखा और इसके बाद उन्हीं से विद्यालय खुलवाया। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस डिबेट को ओपन करने से पहले हम अपने बीच में उपस्थित अतिथियों से आपका स्वागत कराना चाहेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, जो प्रख्यात साहित्यकार हैं, उपस्थित हैं। करदम साहब, ऑनर इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं वो नवाब अली अकबर साहब हैं और अली अकबर साहब की विध पे बड़ी जबरदस्त पकड़ है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नवाब साहब, आपका ऑनर इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस्तकबाल करते हुए सबसे पहला प्रश्न करदम साहब के पास लेकर के हम आना चाहेंगे कि करदम साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि सबसे पहले यही प्रयास डॉक्टर अंबेडकर महासभा जो विधानसभा के सामने है उस पर भी किया गया और वहाँ जो प्रयास किया गया उस प्रयास के बाद वहाँ जो अस्थि कलश बाबा साहब अंबेडकर का था, अस्थि कलश को ध्वस्त करने की कोशिश की गई और इसके बाद जबकि तर्क दूसरे दिए जाते हैं, कोशिश की गई। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोशिश न की गई होती तो लखनऊ सरकार की नाक के नीचे की वो जगह है उसको परिवर्तित किया जा सकता था। जो के.आर. नारायण जी उपराष्ट्रपति का शिलापट था, नाम का शिलापट था, कराया जा सकता था, लेकिन उसको दुरुस्त कराए जाने की बजाय अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शायद ध्वस्त करने की कोशिश की गई होगी, पहले अंबेडकर महासभा और अब परिवर्तन चौक। तो इसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये कोई साजिश के तौर पे इसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरह से एक पीपल की टहनी गिरने से अस्थि कलश टूट गया, चबूतरा टूट गया और शिलापट टूट गया जैसा कि तर्क दिया गया लोगों द्वारा, क्या उसी तरह हवा आई होगी, आंधी आई होगी और जो परिवर्तन चौक पे सारे शिलापट लगे थे वो उस आंधी में उड़ गए क्या? करदम साहब, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पर जो अंबेडकर महासभा की जगह है, जब बाबा साहब के अस्थि कलश रखा है, ऐसी महत्वपूर्ण और पवित्र जगह पर कि ये किसी को पता ना हो, प्रशासन की जानकारी में ना हो कि वहां पर कोई पेड़ है और पेड़ की टहनी गिर सकती है या उससे ऐसा हो सकता है, ये तो केवल कल्पनाएं हैं या एक प्रचार भर की चीजें हैं। सच्चाई सब जानते हैं कि जहां इस तरह की महत्वपूर्ण जगह होती हैं और ऐसा होता भी है कहीं के कोई पेड़ है बहुत पुराना हो गया है या उसकी शाखा कोई टहनी इस तरह की है और उस जगह पर आ रही होती है, तो पहले से ही इंतजाम करके प्रशासन रखता उन चीजों का। और ये सब चीजें होती तब है जब बहुत तकड़ा, बहुत भयंकर कोई तूफान आ रहा होता है कि जहां पेड़ गिर गए, उसके पेड़ों के तने गिर गए, टूट गए, ये गिर गया। ऐसा कोई बड़ा तूफान नहीं आया है, ये एक सहज रूप से हुआ है। और ये जो परिवर्तन चौक पे जिन शिला पट्टों को हटाने की बात आप कह रहे हैं, उसको उससे जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि ये अनायास नहीं हो रहा है और ये पहली घटना नहीं है। ये अंबेडकर महासभा की घटना को भी और दूसरी घटनाओं के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए, जहाँ की देश भर में बहुत जगहों पर
कहीं पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां ध्वस्त की जा रही हैं, कहीं पे गिराई जा रही हैं, कहीं उनकी नाक तोड़ी जा रही है, कहीं उनका चश्मा हटाया जा रहा है, कहीं उनके गले में उनकी जूतों की माला पहनाई जा रही है, कहीं उनके मुंह पे कालिख पोती जा रही है। ये सब चीजें बहुत पूरे देश भर में चल रही है। तो वहीं से ही इसको जोड़ कर देखा जाना चाहिए कि एक ऐसा मुहिम एक चल रही है, और चल इसलिए रही है कि जो टारगेट पे दूसरे महापुरुष भी साथ में हैं, बुद्ध भी हैं, फूले भी हैं, या हमारे साहू जी महाराज भी हैं, जो और भी बहुत सारे जो महापुरुष हैं बहुजन समाज के, उन सब के शिलापट भी हैं और उन सब के बारे में जानकारियां भी हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नाम बाबा साहेब अंबेडकर का है, क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव और नाम और पहुंच बाबा साहेब अंबेडकर की है। इसलिए कोशिश होती है कि अंबेडकर को ध्वस्त किया जाए, अंबेडकर पर हमला किया जाए। ये सारे प्रयास बाबा साहेब अंबेडकर पर और अंबेडकर वाद पर हमला है, और अंबेडकर वाद कर के मूर्तियों के बहाने ये अंबेडकर वादियों पर हमला है। और ये जो अंबेडकर वादी हैं वो केवल कोई विशेष जाति या समुदाय एक के नहीं है कि कोई दलित है या अनटचेबिलिटी तो वही अंबेडकरवादी है। अंबेडकरवादी एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो सब दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सारा का सारा। क्योंकि आज के समय में बाबा साहेब अंबेडकर वो सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदायों के वे सर्व स्वीकृत सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। और संविधान क्योंकि उन्होंने निर्माण किया, और संविधान के द्वारा उन्होंने राष्ट्र के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, सबको संरक्षण दिया, सबको आगे बढ़ने के अवसर दिए, सबको स्वतंत्रता दी, सबको न्याय उपलब्ध कराया। और ये चीजें हजम नहीं हो पा रही हैं कि बाकी समुदाय कि ये हमारे बराबर क्यों आ रहे हैं, ये हमसे मुकाबला क्यों कर रहे हैं, ये हमारे सामने चुनौतियां पेश क्यों कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर साल, पिछले 7-8 साल का मैं देख रहा हूं, आप भी देखते होंगे कि जो सिविल सर्विस का IAS का रिजल्ट आता है, उसमें आप देखेंगे हर साल बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, चाहे वो मुस्लिम परिवारों के हैं, चाहे वो दलित परिवारों के हैं, चाहे OBC परिवार, किसी परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे IAS बन रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। चाहे आप 10वीं कक्षा का परीक्षा फल आया है उत्तर प्रदेश का, ये देख लीजिएगा, दूसरे राज्यों के आ रहे हैं, 12वीं का परीक्षा फल आ रहा है, वो देख लीजिएगा, चाहे IIM के रिजल्ट अब आ रहे हैं, MBA का एंट्रेंस परीक्षा आ रही है, उनके रिजल्ट देख लीजिएगा। कि ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाजों के बच्चे हैं, वो आगे आ रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। तो ये हजम नहीं हो पा रहा है कि उन्हें लग रहा है कि इनको कैसे, जो ये आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको इन महापुरुषों से प्रेरणा मिल रही है। और ये प्रेरणा इसलिए कि महापुरुषों की सब जगह लिटरेचर नहीं पहुंचता, सब जगह तक भाषण नहीं पहुंचते। तो बहुत सा समाज ऐसा कि जहां पर साहित्य नहीं पहुंचता, किताबें नहीं पहुंचता, अशिक्षित समाज है, निरक्षर वर्ग है, तो वो इन मूर्तियों को देख करके इनके बारे में जो सुनता है महापुरुषों के बारे में, और जब इन मूर्तियों को देखता है, खड़े हुए देखता है, तो यहीं से ही उनके अंदर चेतना ग्रहण करता है, और यहीं से ऊर्जा लेता, एनर्जी मिलती है, यहीं से वो प्रेरणा ग्रहण करता है। और फिर उन महापुरुषों के अपेक्षा के अनुसार, उनके आदर्शों के अनुसार वो आचरण करने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश ये होती है कि उन लोगों के जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो एनर्जी के स्रोत हैं, उनको खत्म किया जाए, और उनको ला करके किसी तरह से, जो वो स्रोत खत्म हो जाएंगे, चेतना के वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो उनको फिर वहीं मंदिर की ओर लाया जाए कि वही उनका एकमात्र वो स्रोत, एक भक्ति रह जाए। तो ये जो प्रवृत्ति है भक्त बनाने की, उसको वो दोबारा एक नए ढंग से, जो कमजोर होती दिखाई दे रही थी इन वर्गों में, कि शिक्षा के आने के बाद में लोगों का देवी देवताओं के प्रति, उस धर्म की कट्टरता के प्रति, वो जो मोहभंग हो रहा था, आस्था खत्म हो रही थी, देव देवताओं के प्रति श्रद्धा खत्म हो रही थी, इन अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ, और जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक अप्रोच वो होने लगी थी, लोग सवाल करने लगे थे। तो कैसे उस साइंटिफिक अप्रोच को रोका जाए, कैसे उन चीजों को ध्वस्त किया जाए, तो ये सारा प्रकरण मुझे लगता है। और दूसरा कि जो इन समाजों में अंबेडकर को लेकर के एक आइकॉन, जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़े आइकॉन के रूप में उभरे हैं, और एक इस रूप में भी कि आज लगभग हर विचारधारा का जो हम देखते हैं, हमारे यहाँ पहले गांधीवाद था, उसके बाद में दूसरे वाद थे, या नेहरूवाद था, या हमारा समाजवाद था, या कोई भी वाद थे, और या हमारा जो मार्क्सवाद है, वो सारे वाद आज जमीन की धरातल पा करके लगभग ध्वस्त हो गए, लगभग खत्म हो गए।
अब यदि कोई विचार एक है जो इस ब्राह्मणवाद को और इसको टक्कर दे रहा है तो केवल अंबेडकरवाद है। और ये अंबेडकर एक ऐसा विचार और एक ऐसा आइकॉन है जो पूरे समाज, दबे कुचले पिछड़े समाजों को वो एकजुट कर रहा है। तो उस एकजुटता को कैसे खंडित किया जाए, वो तरीका तभी हो सकता है कि जब बाबा साहब अंबेडकर को ध्वस्त किया जाए। और अंबेडकर को ध्वस्त करने का मतलब होता है कि अंबेडकर के साथ साथ उसमें बुद्ध भी हैं, फूले भी हैं, कबीर भी हैं, या साहू जी महाराज भी हैं, या दूसरे जो नेता महापुरुष हमारे वो भी हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी ध्वस्त करना और वहां से समाज को अलग हटाना, ये कोशिश का मुझे एक हिस्सा लगता है। जी 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 करदम साहब। नवाब अली अकबर साहब, आपके पास हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वाकई जिस तरह से करदम साहब कह रहे थे, जिस तरह से करदम साहब ये कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर को ध्वस्त करने के पीछे की जो साजिश है वो साजिश इसलिए सिर्फ की जा रही है कि इस देश में जो भाईचारा है, जो सभी को अधिकार देने की कोशिशें की गई है, सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के साथ साथ जो व्यक्ति के गरिमा को ध्यान में रख करके बात की गई है, उसे ध्वस्त करने की कोशिश है। और इस सभी चीजों का जो सामंजस्य है, इन सारी चीजों का सामंजस्य अगर किसी ने बनाया है तो वो सामंजस्य डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। इसलिए इन सारी चीजों को जो लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी इसी तरह का विचार रखते हैं या कुछ और आप सोचते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं 2014 के बाद से ज्यादा ही हुआ है। आपको याद होगा कि समाजवादी सरकार में एक बार यहाँ माननीय कांशीराम जी और मायावती जी की जो मूर्ति लगी है वो कुछ लोगों ने तोड़ी थी, तो उसको उसी दिन शाम तक उस सरकार ने लगवा दिया था। तो ऐसे ही अगर ये लग रहा है कि पेड़ की डाल से या तूफान की वजह से सब टूटा है तो इसको फौरन लगवाना चाहिए था वहां। और आप इसके अलावा देखिए जो साजिश चल रही है बड़ी, जो बड़ी उद्योग और जो कंपनीज और सब वो हैं बेचे जा रहे हैं, इसीलिए बेचे जा रहे हैं वो कि ये जो आरक्षण लोगों को मिला हुआ है, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो आरक्षण की वजह से जो गरीब दबे कुचले लोग आगे बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड के और हमारे बहुजन समाज के जो SC ST OBC जिनको कुछ काम नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिल जाता था, वो चीज को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि सब प्राइवेट कर दें, हर चीज को लोगों को बेच दें। तो उसमें अब फिर इस तरह की बात, डायरेक्ट आरक्षण खत्म करेंगे तो उसमें मुश्किल होगा कि आंदोलन होंगे, यूं धीरे धीरे सब प्राइवेट कर देंगे। तो इस तरह से अब क्या वोट जब लेना होता है तो शेड्यूल कास्ट का वोटर और बैकवर्ड का वोटर सब हिंदू हो जाता है, उस वक्त तो आप वोट मांगते हो। क्या आज की तारीख में इन लोगों का हिंदुओं में शुमार नहीं होगा? आप मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन इन लोगों को तो अपने साथ जोड़िए। आप काहे के लिए इन लोगों का वो कर रहे हैं कि आप कहते हैं शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, बैकवर्ड हमारे हैं, तो इस तरह से काहे के लिए हरकतें ऐसी की जा रही हैं जो लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रही हैं और दिलों को दूर कर रही हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। तो ये यकीनन बहुत ही मजम्मत के लायक है ये बातें इनकी, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये अगर जिस तरह से कहा जा रहा है तो ये वहां पे वापस लपट सारे लगवाए जाए, उसी तरह से सबको बहाल किया जाए। जी 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 नवाब साहब ये सही कह रहे थे। करदम साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो क्या डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू नहीं माना जाता? क्या ज्योतिबा फूले को हिंदू नहीं माना जाता? क्या छत्रपति साहू जी महाराज को हिंदू नहीं माना जाता? या उनके समर्थकों को हिंदू नहीं माना जाता?
यदि हिंदू माना जाता है तो केवल चुनाव के दरमियान वोट लेने के मकसद से ही हिंदू माना जाता है, और जैसे ही चुनाव की स्थिति खत्म हो जाती है तो फिर वो हिंदू के दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं और कुछ हो जाते हैं। क्या ऐसा ही कुछ आज दिख रहा है क्या? देखिए, उन्होंने कोशिश बहुत की, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को भी उन्होंने कहा कि ये विष्णु के 10वें अवतार हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी उन्होंने कहा कि ये विष्णु के 11वें अवतार हैं। ये वो कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। और आप इसको देखें, बोध गया में जहां महाबोधि मंदिर है, भगवान बुद्ध का वहां पे वो स्थली है, और उस जगह पर वहां जो वो जो मंदिर है उसके आसपास जो दूसरे मंदिर बने हुए हैं बौद्ध मंदिर के आसपास, वहां लोग यही कहते हैं कि ये तो हमारे ही देवता हैं और ये तो हमारे ही अपने अवतार हैं, इस तरह कह के प्रचारित करते हैं। उनको, गौतम बुद्ध को या साहू जी महाराज को या बाबा साहब अम्बेडकर को, इन सबको हिंदू मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मानते हैं, बशर्ते कि वे उस मनुवाद का विरोध ना करें, वो उन परंपराओं का, उन घृणित परंपराओं का विरोध ना करें जो ब्रह्म, ब्राह्मण और वेद को सर्वोपरि मानती है। उनको वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, और यहां तक कि उनके ऊपर जो सवाल नहीं खड़े कर सकते उनकी श्रेष्ठता पर, सर्वोच्चता पर, कि यदि इस तरह का माना जा रहा, ईश्वर पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, देवी देवताओं के प्रति सम्मान रखेंगे, और सबसे बड़ी चीज कि वो आप मंदिर में आएंगे, आप अलगाव की बात, आप चेतना की बात नहीं करेंगे, कि जिससे कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को यदि कोई खतरा होता है तो आप हिंदू नहीं हैं, और यदि आप उस परंपरा के लिए खतरा पैदा नहीं होते हैं तो आप हिंदू हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के आने से पहले ज्योतिबा फुले ने थोड़ा चलाया था, तो ज्योतिबा फुले के से पहले जो सारा का सारा समुदाय वो हिंदू ही था। उस समय तक तो कोई ऐसा नहीं था कि कई शताब्दियों का गैप आ गया था, सब बौद्ध थे। वो तो 11वीं 12वीं शताब्दी में आकर के तो बौद्ध धर्म यहाँ से लगभग समाप्त प्राय ही हो गया था, और उसके बाद जो आकर रहे, और किन हालातों में जो इन्होंने पैदा कर दिया मनुस्मृति का कानून लागू करके। और जो साहू जी महाराज का आपने जिक्र किया, उनका भी देखा कि एक राजा होते हुए उनको भी एक ब्राह्मण ये कि वो मने कर रहा है कि भी मैं तुम्हारे सामने तुमको उससे कह रहा है तुम वेदों के श्लोक तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम शूद्र हो। और उनका शिवाजी महाराज का हमारा उदाहरण सामने आया कि चूंकि वो शूद्र समाज से आते थे तो उनका जो राज तिलक है वो ब्राह्मण अपने हाथ से नहीं करता है, वो पैर के अंगूठे से करता है। तो ये सब चीजें यदि स्वीकार की जा रही थी तो वो हिंदू थे, और अब चूंकि वो समाज उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा। एक प्रश्न लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास समय की भी बाध्यता है। प्रश्न ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव चल रहा था, संविधान सभा में जाने का चुनाव चल रहा था, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चुनाव लड़े असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो वो बकायदा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लड़े, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, उन्होंने बकायदा उनका विरोध ही नहीं किया, हरवा कर भी दम ले। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर को फिर जाकर जो बंगाल का था वहां से चुनाव लड़ना पड़ा, और वो चुनाव जीते भी वहां। और चुनाव के बाद गांधी, नेहरू एंड कंपनी ने बकायदा उस भाग को जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीते थे उसे ईस्ट बंगाल को दे दिया, जो आज पाकिस्तान को दे दिया, जो आज बांग्लादेश में पड़ा है। तो जब उस समय भी इतना विरोध किया गया था और जबरदस्त विरोध किया गया था, तो आप लगता है कि इस समय जो विरोध नहीं हो पाया था, संविधान सभा ले गए थे, उसी की परिणत उसी का बदला दिया जा रहा है क्या?
अब सरकार में बहुमत से जो लोग आ गए हैं, संविधान करने की उसके तहत ये कदम उठाया जा रहा है। करदम साहब देखिए, मैं आपका आवाज के साउंड के थोड़े प्रॉब्लम है, स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने से रोकने की बिल्कुल पूरी कोशिश की गई, और वो कोशिश इसलिए की गई कि वो सब लोग जानते थे कि अम्बेडकर कितने काबिल और कितने योग्य व्यक्ति हैं, और यदि कितने तार्किक हैं, कितने विद्वान हैं। यदि ऐसा व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा तो वो उन अधिकार, उन जो तबका जिनके प्रतिनिधि हैं, वो उन वर्गों के हितों के लिए वो यहाँ जो सवाल उठाएंगे, यहाँ जो तर्क करेंगे, उनके तर्कों के जवाब किसी के पास नहीं होंगे, और वो मजबूर होकर के अम्बेडकर की बात मान करके, और वो उनको ऐसे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ेंगे कि जो इन निम्न तबकों को भी समानता का अधिकार दें, इनको भी नागरिक माना जा सके। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि उसी दौरान में जब ये सब कुछ चल रहा था, तो इसमें क्या नाम, बाल गंगाधर तिलक ने एक वहां पे महाराष्ट्र में सोलापुर में ये एक सभा में उन्होंने वहां कहा था कि अब क्या ये तेली तमोली, ये नीची जातियों के लोग ये वहां पे विधानसभा में, संसद में जाके ये क्या करेंगे, ये सब बातें चल रही थी। वो संकेत बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ भी था कि ये लोग जो, और या जो वो जयकर थे, प्रोफेसर जयकर थे, या और लोग जो थे, कि भाई ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके ये क्या करेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जान रहे थे कि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, तार्किक वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, तो इनको करने की। और यहां तक कि जब 1931-32 में जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और जब बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, मैं अनटचेबल्स का, मैं वहां पे नेता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो गांधी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था कि नहीं, उनका नेता तो मैं हूँ, और वहां पे काफी बड़ी बहस हुई थी। लेकिन ये संयोग की बात है, अच्छी सुखद बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर वहां रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो उनकी संभावनाएं थी वो संभावना हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के तर्कों का कोई जवाब किसी के पास नहीं था। हर विषय पर उनकी गहरी नॉलेज थी, हर विषय पर वो डिबेट करते थे, प्रस्तुत करते थे, और इतनी गहरी डिबेट, इतना गहरा ये सब कुछ करके उन्होंने किया कि वो जो अधिकांश तर्क जो बाबा साहब ने दिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माने गए, उनके डिबेट में शामिल है वो सारा का सारा। और वही प्रभाव और वही दबाव था कि उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ही बनाया गया। तो अब ये जो सब चीजें हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूं कि अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, वो जो अम्बेडकर का विचार है, अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, अम्बेडकर को दर्शन, फिलॉसफी और उनके तर्क हैं, उन तर्कों से आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जनमानस से, आम आदमी से वहां से दूर करने के लिए कि वो मूर्तियों के माध्यम से, इन शिलापट्टियों के माध्यम से वो संदेश, वो एनर्जी, उन विचारों की वो ग्रहण ना कर पाए, इसलिए इन्हें खत्म करो। कम से कम वो जो बड़ा वर्ग है, जो कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित वर्ग है, कम से कम वो तो उससे बच जाए अम्बेडकरवाद के, अम्बेडकर के विचारों के पकड़ में पहुंच जाने से। ये सब उसके प्रकरण है। एक और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं केवल, कि अब जो अम्बेडकरवाद का जो मैं नाम दे रहा हूं, समाज में जो कुछ साल पहले तक दलितों को, चमारों को चमट्टे शब्द कहा जाता था, ढेड, रड, हाडी, चमट्टे, ये शब्द कहे जाते थे, आजकल अम्बेडकर से जोड़ करके भीमटे शब्द कहा जाने लगा है। भीमटे शब्द समझ रहे? तो ये जो मूर्तियां ध्वस्त होना, ये सब शिलापट गिर जाना, बाबा साहब अम्बेडकर का ये हो जाना, और उधर वो उनके अनुयायियों को भीमटे के का, ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती है। जी जी करदम साहब, नवाब साहब आपके पास आ रहे हैं अगला प्रश्न लेकर के, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां टूटती थी, गांव में विवाद होता था, और अब वो हिम्मत बढ़ते बढ़ते, वो दुस्साहस बढ़ते बढ़ते शहरों में ही नहीं पहुंचा है। वो दुस्साहस बकायदा जो प्रदेश सरकार का मुख्यालय है और जहां सरकार बैठती है, वो खुरापात यहाँ भी शुरू हो गई है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर से ये सरकार घबराती है और संविधान से डरती है क्या? अली अकबर साहब। जी, ये तो देखिए, ये सरकार संविधान को ही बदलना चाहती है, इसलिए जाहिर सी बात है अंबेडकर जी की जो सोच है या जो उनके विचार रहे, जो उन्होंने आगे आगे बढ़ाया, सब सारे वर्गों के लिए कुछ ना कुछ लेके चले,
तो ये लोग लाख कोशिश कर ले, किसी के विचारों को, किसी की सोच को, अब वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इन लोगों की ये ओछी हरकतों से उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो वक्ती तौर पे अपनी, बल्कि ये लोग अपनी जो ओछी सोच, गंदी सोच है और छोटी सोच है, उसको जाहिर कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। तो ये सोच रहे हैं कि अब हम ही लोगों को हमेशा ये इस तरह सत्ता नशीन रहना है और कभी हटेंगे नहीं यहाँ से। तो ये इनकी सोच है। बड़ी बड़ी रियासतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें जिसके यहाँ सूरज नहीं गुरूब होता था, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत थी लोगों की, तो वो सब खत्म हो गई। तो अब आपको ये ना सोचना चाहिए कि अब हम ही जिंदगी भर बैठे रहेंगे। अब जब कभी बदलाव आएगा तो इसका लोग जो इस तरह हरकतें कर रहे हैं, जब लोग बदला लेना शुरू करेंगे इसका, तो जो बदले की राजनीति आप उनकी सिखा रहे हो सबको, जब आपकी इसी बदले की राजनीति दूसरे लोग करेंगे, आप देखिए विपक्ष को खत्म करना, जरा सा कोई बोला तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देना, ये सब वैसे ही आप अगर इसको देखिए तो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया सब खत्म हुई जा रही है। जो इस तरह की कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष को इतने दिन जेल में रखा, अभी फिर उनके और कितने पार्टी के लीडर्स हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, कोई बोल दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये सब इनकी ओछी सोच का नतीजा है जो सामने आ रहा है। और यकीनन हम समझते हैं जब कभी सरकार जब बदलेगी तो लोग इसी तरह की कार्रवाई इन लोगों के साथ करेंगे। तो ये लाख कोशिश कर ले, जो महापुरुष गुजरे हैं हम लोगों के, उनकी सोच को या उनकी जो बातें कही गई हैं लोगों के जहन में वो पेवस्त हो चुकी हैं, उसको ये लोग कहीं से भी मिटा नहीं सकते ऐसी हरकतें करके, चाहे जितना कोशिश कर लें। तो ये तो सही बात है, बहुत बड़ी बात हो गई कि आपके राजधानी में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जाहिर सी बात है इसके पीछे शासन प्रशासन दोनों की मंशा होगी, अगर मिलके कराया जा रहा है तो बिना उसके मंशा के तो नहीं हो सकता ये। तो क्योंकि हम लोग भी देखे हुए शासन सत्ता, तो ऐसी ऐसी बातें कहीं जरा सा अगर गलती से कोई एक्सीडेंटल वो शिलापट टूट जाता तो और 2-4 घंटे में बन के फिर दोबारा लग जाता। लेकिन ऐसी सोच नहीं है लोगों की, जो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं और संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। तो संविधान को खत्म करने में तो सबसे बड़ी दीवार तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो वो चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी खत्म हो, गांधीवादी खत्म हो, इस तरह की सोच है। तो ये सोच को ये लोग चाहे जितना कोशिश कर लें, ये इसको हटा नहीं सकते, लोगों के दिलों से मिटा नहीं सकते। सबके जहनों में जहन नशीन हो चुकी है बात सारी, सबकी सोचें। तो ये चाहे जितना कोशिश कर लें, इसका लोगों को कुछ दिनों में जवाब लोग देने लगेंगे। और बड़े अफसोस की बात होती है सोच के कि जब वोट इलेक्शन के टाइम आता है तो ये सबको हिंदू मानने लगते हैं, और आज जब इलेक्शन नहीं है तो इस तरह की ओछी हरकतें की जा रही हैं। सबके जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनके इस तरह के, उनके मूर्तियों के साथ, उनकी जो शिलापट लगे हैं उसके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करना यकीनन बहुत निंदनीय है। बहुत ज्यादा इस पे हम घोर आपत्ति करते हैं हम लोग इसको, और ये कोशिश करते रहे, कहीं से किसी के दिलो दिमाग से सब सोचे नहीं मिटा पाएंगे। जी 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 नवाब साहब, ये ओछी हरकत है और ओछी हरकत से संविधान निर्माता को खत्म करने की, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत को खत्म करने की, आरक्षण के जनक को खत्म करने की, शिक्षा की प्रथम जो शिक्षिका मान लीजिए सावित्री बाई को खत्म करने की, और दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को खत्म करने की, और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी स्वाधीनता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को खत्म करने की, ये कोशिशें सफल नहीं हो पाएंगी। नारायण गुरु को ध्वस्त करने की ये कोशिशें सफल नहीं हो पाएगी। उनके शिलापट तोड़ देने से और उनकी मूर्तियों को तोड़ देने से वो जो वैचारिक ध्वनि उन्होंने प्रस्तुत की गए
उस ध्वनि को अब दबाया नहीं जा सकता। उस ध्वनि ने ध्वनि विस्तारक रूप ले लिया है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का रूप ले लिया है। और ध्वनि विस्तारक यंत्र का रूप जब कोई विचार ले ले तो उसे ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है, ज्योतिबा फूले एक विचार हैं, सावित्रीबाई एक फूले एक विचार हैं, छत्रपति साहू जी महाराज एक विचार हैं। इनको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोशिशें करने में कोई हर्ज नहीं, कोशिशें हमेशा होती रही हैं, होती रहेंगी। आज आपको लोकतंत्र के नाम पे सत्ता मिली है और इस लोकतंत्र की अगर हत्या करने की कोशिश की जा रही है, हो रही है, तो ये मत समझिए कि आपको तानाशाही व्यवस्था चलाने की छूट दी गई है। जिन्होंने तानाशाही के दम पे सत्ता हथियाया था, चाहे वो मुसोलिनी रहे हों, चाहे हिटलर रहे हों, चाहे स्टालिन रहे हों, एक घटना याद है, उस घटना का जिक्र यहाँ करना जरूरी है। स्टालिन ने एक बार पूरे अपने देश में, रूस में ये कह दिया कि जो भी पिक्चर हॉल जब शुरू हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर शुरू होगी तो शुरू होने के पहले सब लोग खड़े होकर के स्टालिन को नमस्कार करेंगे, जब इंटरवल होगा तब नमस्कार करेंगे, और जब पिक्चर खत्म होगी तब नमस्कार करेंगे। और एक बार स्टालिन कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। जब गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने सोचा कि चले पिक्चर हॉल में देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो आदेश दिए गए हैं उस आदेशों की आदेशों को पूरा संवर्धन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब वो चले गए, लंच हुआ, लंच में सब लोग खड़े हुए, सबने सलूट किया, पिक्चर आई स्टालिन की। एक स्टालिन दूसरे स्टालिन की पिक्चर को कैसे सलूट कर सकता था? इसलिए स्टालिन बैठे के बैठे रह गए और ये बात भीड़ को बर्दाश्त नहीं हुई। भीड़ ने जम करके स्टालिन को कूटा। तो हे दया निधान, स्टालिन बनने की कोशिश न करें, इस देश को संविधान से चलने दें। कहीं ऐसी नौबत न आ जाए कि पूरे देश के लोग ये समझें कि जो आदेश पारित किया है हमारे प्रधान सेवक ने, और प्रधान सेवक उसको देखने के लिए जब कभी आए तो गलतफहमी में वही जनता प्रधान सेवक की ही कुटाई न कर दे। इसलिए कम से कम संविधान को जीवित रहने दीजिए। शासक बहुत आए हैं, बहुत जाते रहेंगे। विचारों को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑनर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए कलेवर के साथ, और किस तरह से संविधान को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है उन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।